चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक के साथ पी ब्लॉक के तत्व। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और सच पूछिए तो हमारी दुनिया को चलाते हैं। जरा पिछले सालों के पेपर्स पर नजर डालिए। सबसे ज्यादा नंबर वाले सवाल लगातार इसी एक चैप्टर से आते रहे हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एग्जाम में स्कोर करने की एक गोल्ड माइन है। तो इस गोल्ड माइन को हम खोदेंगे कैसे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले पी ब्लॉक से जान पहचान करेंगे, फिर हम ग्रुप 15 को एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करके सारे ट्रेंड समझेंगे। इसके बाद ग्रुप 16 और 17 के ट्रेंड्स और उनमें आने वाले दिलचस्प मोड़ को देखेंगे। फिर ग्रुप 18 की नोबल गैसों पर नजर डालेंगे और आखिर में पूरे पी ब्लॉक के मास्टर कोड को क्रैक करेंगे। तो ठीक है, कमर कस लीजिए। सबसे पहले जरा ये समझते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आखिर होते क्या हैं। देखिए, परिभाषा बहुत सीधी साधी है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 से लेकर 6 तक होता है और इसमें ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा ब्लॉक है जहां आपको धातु, अधातु और उपधातु तीनों एक साथ मिलेंगे। अब देखिए, पूरे पी ब्लॉक को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसका एक स्मार्ट तरीका है। हम ग्रुप 15 को अपना मास्टर की या कह लीजिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अगर हमने इसके पैटर्न और एक्सेप्शंस को समझ लिया तो बाकी ग्रुप्स एकदम हलवा हो जाएंगे। तो ये है हमारी मॉडल फैमिली: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब यहाँ देखिए, क्या कुछ कॉमन दिखा? इन सबके बाहरी शेल का विन्यास ns2np3 है, मतलब सबके बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और बस यही एक बात इनके सारे केमिकल बिहेवियर का राज खोल देती है। तो इस कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके गुणों में एक बड़ा ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं, एक एक करके नए शेल जुड़ते जाते हैं, तो जाहिर है एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। अब सोचिए, साइज बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ गई, तो उसे निकालना आसान हो गया है ना। इसीलिए आयनन एंथैल्पी घटती जाती है और इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। देखिए ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स और बिस्मथ एक पक्का वाला मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो -3 +3 और +5 कॉमन है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। नीचे जाते जाते इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 वाली स्टेट स्टेबल नहीं रहती और +3 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सब कुछ इतना सीधा साधा चल रहा था, है ना? लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा एक बागी होता है जो नियमों को नहीं मानता। और ग्रुप 15 का बागी है नाइट्रोजन, जो अपनी ही फैमिली से बहुत अलग बर्ताव करता है। सवाल है क्यों? तो इस बगावत के पीछे राज क्या है? असल में 4 बड़े कारण हैं। पहला, इसका साइज जो बहुत ही छोटा है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बहुत ज्यादा है। तीसरा, और ये सबसे बड़ा कारण है, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं। और चौथा, अपने छोटे साइज की वजह से ये खुद के साथ ही एक जबरदस्त ट्रिपल बॉन्ड यानी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। नतीजा, N2 मॉलिक्यूल जो इतना स्टेबल है कि किसी से जल्दी रिएक्ट ही नहीं करना चाहता। और ये फर्क जमीन आसमान का है। जहां नाइट्रोजन एक गैस है, वहीं बाकी सबके सब सॉलिड हैं। नाइट्रोजन N2 बनकर घूमता है तो फास्फोरस P4 की शक्ल में रहता है। अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दम पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, पर बाकियों के बस की बात नहीं। और हाँ, डी ऑर्बिटल न होने की वजह से ये NCl5 जैसा पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता, जबकि फास्फोरस आराम से PCl5 बना लेता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करें तो अमोनिया का नाम सबसे पहले आता है। इंडस्ट्री में इसे हेबर प्रोसेस से बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की भी पूरी एक फैमिली है। N2O, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, वहां से लेकर N2O5 तक। और हाँ, नाइट्रिक एसिड HNO3 को कैसे भूल सकते हैं, जिसे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं और जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं फास्फोरस पर। इसके कई रूप हैं जिन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। व्हाइट, रेड और ब्लैक फास्फोरस सबसे कॉमन है। जो व्हाइट वाला है ना, वो अपने अजीब से एंगल वाले स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव और जहरीला होता है। वहीं रेड और ब्लैक वाले पॉलीमरिक स्ट्रक्चर की वजह से काफी शांत और स्टेबल होते हैं। फास्फोरस के दूसरे मशहूर कंपाउंड्स हैं फॉस्फीन, PH3,
PCl3 और PCl5 जैसे हैलाइड्स और इसके ऑक्सी एसिड्स। तो ग्रुप 15 का ब्लूप्रिंट हमारे पास है। चलिए अब तेजी से ग्रुप 16 और 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट वहाँ फिट बैठता है या नहीं। और मजे की बात यह है कि हाँ, ये बिल्कुल फिट बैठता है। जो ट्रेंड्स हमने ग्रुप 15 में देखे थे कि नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी घटेगी, वही सारे नियम ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 17 यानी हैलोजन फैमिली पर भी हूबहू लागू होते हैं। और कमाल देखिए, बगावत का पैटर्न भी सेम है। ग्रुप 16 का पहला मेंबर ऑक्सीजन और ग्रुप 17 का पहला मेंबर फ्लोरीन, ये दोनों भी अपने अपने ग्रुप के बागी हैं। और वजह, अरे बिल्कुल वही 3 पुरानी वजहें: छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डी ऑर्बिटल्स का ना होना। ग्रुप 16 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 होता है और ये मुख्य रूप से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पर सल्फर तो +2, +4, +6 भी दिखा सकता है। ऑक्सीजन के खास कंपाउंड्स में डाइऑक्सीजन O2, ऑक्साइड्स और ओजोन O3 आते हैं। ग्रुप 16 में सल्फर भी फॉस्फोरस की तरह एलोट्रॉप्स दिखाता है, जैसे रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर। पर इसका असली सुपरस्टार है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, जिसके स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस, इनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5 और ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मामले में ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन को टॉप पर होना चाहिए, पर क्लोरीन बाजी मार जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि जब नया इलेक्ट्रॉन आता है तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसे धक्का मारकर भगाते हैं। इनके मेन कंपाउंड्स हैं क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इनकी ऑक्सी एसिड्स और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जैसे ClF। चलिए अब चलते हैं P ब्लॉक के आखिरी पड़ाव पर, ग्रुप 18 उत्कृष्ट गैस से। ये पीरियोडिक टेबल के साधु संत माने जाते हैं, पर क्या ये वाकई इतने अक्रिय हैं? इनके साधु संत होने का राज है इनका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6। इसी वजह से इनकी आयनन एंथैल्पी आसमान छूती है और ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन कहानी में यहाँ भी एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है और आयनन एंथैल्पी कम होती है। इसलिए ज़ीनॉन Xe जैसी भारी नोबल गैस जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से मिलती हैं तो कुछ कंपाउंड्स बना ही लेती है, जैसे XeF2, XeF4 और XeO3। तो हमने एक एक करके सभी ग्रुप्स का सफ़र पूरा कर लिया। अब वक्त है इन सारे धागों को जोड़कर P ब्लॉक की पूरी तस्वीर देखने का, इसके मास्टर कोड को क्रैक करने का। ये स्लाइड समझिए कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है, एक तरह की चीट शीट। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को तय करता है। और हाँ, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है ना? उसकी वजह से भारी एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में वो एक बात जो इस पूरे चैप्टर की आत्मा है, विसंगत व्यवहार का राज। P ब्लॉक में हर ग्रुप का जो पहला सदस्य है वो थोड़ा अलग क्यों चलता है? इसके पीछे हमेशा यही 3 कारण मिलेंगे: छोटा परमाणु आकार, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता और d ऑर्बिटल्स की गैर मौजूदगी। इस एक गोल्डन रूल को याद रखिए और P ब्लॉक के कई मुश्किल सवाल आसान हो जाएंगे। तो ये था P ब्लॉक के तत्वों का एक तेज लेकिन पूरा विश्लेषण। उम्मीद है अब ये चैप्टर आपको थोड़ा और आसान और दिलचस्प लगा होगा। अगर और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।